चैप्टर 21। पहला शिकार। खिड़की। मैंने 2 मंजिल नीचे देखते हुए पूछा। मुझे वास्तव में कभी भी ऊंचाइयों से डर नहीं लगा था, लेकिन इतनी स्पष्टता से सभी विवरणों को देखने में सक्षम होने के कारण संभावना कम आकर्षक हो गई। नीचे की चट्टानों के कोण मेरी कल्पना से कहीं अधिक तीखे थे। एडवर्ड मुस्कुराया। ये सबसे सुविधाजनक निकास है। अगर तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। हमारे पास अनंत काल है और आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पीछे के दरवाजे तक चलने में कितना समय लगेगा। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। रेनेस्मी और जेकब नीचे हैं। ओह ठीक है, अब मैं राक्षस बन चुका था। मुझे उन गंधों से दूर रहना था जो मेरे जंगलीपन को भड़का सकती थीं। उन लोगों से जिन्हें मैं खास तौर पर प्यार करता था, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जिन्हें मैं अभी तक नहीं जानता था। क्या रेनेस्मी ठीक है? जेकब के साथ वहाँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे देर से एहसास हुआ कि यह जेकब के दिल की धड़कन रही होगी जो मैंने नीचे सुनी थी। मैंने फिर से ध्यान से सुना, लेकिन मैं केवल एक स्थिर धड़कन सुन सका। वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। एडवर्ड के होंठ अजीब तरह से कस गए। मेरा विश्वास करो, वह पूरी तरह सुरक्षित है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जेकब क्या सोच रहा है। बेशक, मैंने धीरे से कहा और फिर से जमीन की ओर देखा। टालमटोल, उन्होंने चुनौती दी। थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कैसे, और मैं अपने पीछे खड़े अपने परिवार के बारे में बहुत सचेत था, जो चुपचाप देख रहा था। ज्यादातर चुपचाप। एम्मेट पहले ही एक बार अपनी सांस रोककर हंस चुका था। एक गलती और वह फर्श पर लौटने लगेगा। फिर दुनिया के एकमात्र अनाड़ी पिशाच के बारे में चुटकुले शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा, ये ड्रेस जो एलिस ने मुझे कभी पहनाई होगी जब मैं जलने में इतनी खोई हुई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं आया, ये वह ड्रेस नहीं थी जिसे मैं कूदने या शिकार करने के लिए चुनती। कसकर फिट किया गया बर्फीला नीला रेशम। उसने क्या सोचा कि मुझे इसकी क्या जरूरत होगी? क्या बाद में कॉकटेल पार्टी थी? मुझे देखो, एडवर्ड ने कहा। और फिर, बहुत ही सहजता से, वह ऊंची, खुली खिड़की से बाहर निकला और गिर गया। मैंने ध्यान से देखा, यह विश्लेषण करते हुए कि उसने किस कोण पर अपने घुटनों को मोड़कर प्रभाव को झेला। उसके उतरने की आवाज़ बहुत धीमी थी, एक धीमी सी आवाज़ जो शायद किसी दरवाजे के धीरे से बंद होने या किसी किताब के टेबल पर धीरे से रखे जाने की आवाज़ हो सकती थी। ये कठिन नहीं लग रहा था। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए दांतों को भींचते हुए खाली हवा में उसके सहज कदम की नकल करने की कोशिश की। हाँ, जमीन इतनी धीमी गति से मेरी ओर बढ़ रही थी कि मेरे पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। एलिस ने मुझे कौन से जूते पहनाए थे? स्टिलेटो। वह अपना दिमाग खो चुकी थी अपने बेवकूफ़ जूते बिल्कुल सही जगह पर रखने के लिए ताकि ज़मीन पर उतरना सपाट सतह पर एक पैर आगे बढ़ाने से अलग न हो। मैंने अपने पैरों की एड़ियों में झटके को महसूस किया, पतली एड़ियों को उतारना नहीं चाहता था। मेरी लैंडिंग भी उसकी तरह ही शांत थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। सही है, आसान। वह मुस्कुराया। बेला, हाँ, ये काफी सुंदर था एक पिशाच के लिए भी। मैंने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर मैं मुस्कुराया। अगर वह बस यही कह रहा होता तो एम्मेट हंसता। किसी को भी उसकी टिप्पणी मजाकिया नहीं लगी, इसलिए ये सच ही रही होगी। ये पहली बार था जब किसी ने मेरे पूरे जीवन में सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया था। या खैर, वैसे भी अस्तित्व में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने उससे कहा। और फिर मैंने अपने पैरों से चांदी के साटन के जूते एक एक करके निकाले और उन्हें खुली खिड़की से वापस फेंक दिया। शायद थोड़ा ज्यादा जोर से, लेकिन मैंने सुना कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया, इससे पहले कि वे पैनलिंग को नुकसान पहुंचा सकें। एलिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी फैशन की समझ में उतना सुधार नहीं आया है जितना उसके संतुलन में। एडवर्ड ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं उसकी त्वचा की कोमलता, आरामदायक तापमान पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और पिछवाड़े से नदी के किनारे तक दौड़ पड़ी। मैं सहजता से उसके साथ चल पड़ी। भौतिक सब कुछ बहुत सरल लग रहा था। क्या हम तैर रहे हैं? जब हम पानी के किनारे रुके तो मैंने उससे पूछा, और तुम्हारी सुंदर पोशाक खराब कर दूंगा? नहीं, हम कूद रहे हैं।
मैंने अपने होंठ सिकोड़ते हुए सोचा। यह नदी लगभग 50 गज चौड़ी थी। पहले आप, मैंने कहा। उसने मेरे गाल को छुआ, 2 कदम पीछे की ओर तेजी से बढ़ाए और फिर 2 कदम पीछे की ओर भागा और नदी के किनारे पर मजबूती से धन से एक सपाट पत्थर से खुद को नीचे गिराया। मैंने पानी के ऊपर उसकी हरकतों का अध्ययन किया और अंत में एक कलाबाजी करते हुए नदी के दूसरी ओर घने पेड़ों में गायब हो गया। दिखावा, मैंने बुदबुदाया और उसकी अदृश्य हंसी सुनी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मैं 5 कदम पीछे हट गया और एक गहरी सांस ली। अचानक मैं फिर से चिंतित हो गया। गिरने या चोट लगने के बारे में नहीं, मैं जंगल को नुकसान पहुंचने के बारे में ज्यादा चिंतित था। ये धीरे धीरे आया था, लेकिन अब मैं इसे महसूस कर सकता था कि मेरे अंगों में कच्ची, विशाल शक्ति रोमांचित कर रही है। मुझे अचानक यकीन हो गया कि अगर मैं नदी के नीचे सुरंग बनाना चाहता हूँ, तो सीधे आधारशिला के माध्यम से अपना रास्ता बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे आसपास की चीजें, पेड़, झाड़ियाँ, चट्टानें, घर, सभी बहुत नाजुक लगने लगे थे। इस उम्मीद में कि एस्मे को नदी के उस पार कोई खास पेड़ पसंद नहीं होगा, मैंने अपना पहला कदम बढ़ाना शुरू किया। और फिर तब रुक गया जब टाइट साटन मेरी जांघ से 6 इंच ऊपर तक फट गया। एलिस। खैर, एलिस हमेशा कपड़ों को ऐसे संभालती थी जैसे कि वे डिस्पोजेबल हों और एक बार इस्तेमाल के लिए हों, इसलिए उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी उंगलियों के बीच सही सीम पर हेम को सावधानी से पकड़ने के लिए झुका और जितना संभव हो सके उतना कम दबाव डालते हुए मैंने अपनी जांघ के ऊपर तक ड्रेस को फाड़ दिया। फिर मैंने मैच करने के लिए दूसरी तरफ को ठीक किया। काफी बेहतर। मैं घर में दबी हुई हंसी सुन सकता था और यहाँ तक कि किसी के दांत पीसने की आवाज भी। हंसी ऊपर और नीचे से आ रही थी और मैंने पहली मंजिल से बहुत अलग, कर्कश, गले से निकलने वाली हंसी को बहुत आसानी से पहचान लिया। तो जेकब भी देख रहा था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि वह अब क्या सोच रहा था या वह अभी भी यहाँ क्या कर रहा था। मैंने कल्पना की थी कि अगर वह मुझे कभी माफ कर सकता है तो हमारा पुनर्मिलन होगा भविष्य में बहुत दूर, जब मैं अधिक स्थिर हो जाऊंगा और समय ने उसके दिल में मेरे द्वारा पहुंचाए गए घावों को ठीक कर दिया होगा। मैं अब उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा नहीं, क्योंकि मैं अपने मूड स्विंग्स से सावधान था। किसी भी भावना को अपने मन पर हावी होने देना अच्छा नहीं होगा। जेस्पर के डर ने मुझे भी परेशान कर दिया था। मुझे किसी और चीज से निपटने से पहले शिकार करना था। मैंने बाकी सब कुछ भूलने की कोशिश की ताकि मैं ध्यान केंद्रित कर सकूं। बेला। एडवर्ड ने जंगल से आवाज लगाई, उसकी आवाज नजदीक आती हुई। क्या तुम फिर से देखना चाहती हो? लेकिन मुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक से याद था और मैं एमिट को मेरी शिक्षा में और अधिक हास्य खोजने का कोई कारण नहीं देना चाहता था। ये शारीरिक था, ये सहज होना चाहिए। इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और नदी की ओर भागा। मेरी स्कर्ट की बाधा के बिना पानी के किनारे तक पहुंचने में केवल एक लंबी छलांग लगी। सिर्फ 1 सेकंड का 80/4 हिस्सा, और फिर भी यह मेरी आंखों और मेरे लिए काफी समय था। दिमाग इतनी तेजी से चला कि एक कदम ही काफी था। अपने दाहिने पैर को सपाट पत्थर पर इस तरह रखना और अपने शरीर को हवा में उछालने के लिए पर्याप्त दबाव डालना आसान था। मैं बल से ज्यादा निशाना साधने पर ध्यान दे रहा था और मैंने जरूरी शक्ति की मात्रा में गलती की, लेकिन कम से कम मैंने उस तरफ गलती नहीं की जिससे मैं भीग सकता था। 50 गज की चौड़ाई थोड़ी आसान दूरी थी। यह एक अजीब, चक्करदार, बिजली जैसी चीज थी, लेकिन एक छोटी सी बात। अभी 1 सेकंड भी नहीं बीता था और मैं पार हो गया था। मुझे लगा कि एक दूसरे से सटे पेड़ों की वजह से परेशानी होगी, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से मददगार साबित हुए। जंगल के अंदर वापस धरती की ओर गिरते समय एक हाथ से आगे बढ़ना और खुद को सुविधाजनक शाखा पर पकड़ना आसान काम था। मैं शाखा से हल्के से झूला और अपने पंजों पर गिरा, अभी भी जमीन से 15 फीट ऊपर एक सिटका स्प्रूस की चौड़ी शाखा पर। ये शानदार था। मेरी खुशी से भरी हंसी की आवाज के बीच मैं एडवर्ड को मुझे ढूंढने के लिए दौड़ते हुए सुन सकता था। मेरी छलांग उसकी तुलना में 2 गुनी लंबी थी। जब वह मेरे पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
मैं तेजी से शाखा से उसकी तरफ छलांग लगाई। मैं फिर से बिना आवाज किए अपने पैरों के एड़ियों पर उतरा। क्या यह अच्छा था? मैंने सोचा। मेरी सांसें उत्साह से तेज हो गईं। बहुत अच्छा। वह स्वीकृतिपूर्वक मुस्कुराया, लेकिन उसका सहज स्वर उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव से मेल नहीं खा रहा था। क्या हम इसे पुनः कर सकते हैं? ध्यान दो, बेलक, हम शिकार यात्रा पर जा रहे हैं। ओह, ठीक है। मैंने सिर हिलाया। शिकार? मेरे पीछे आओ, अगर तुम कर सको। वह मुस्कुराया, उसके चेहरे पर अचानक ताना मारने का भाव आ गया और वह भाग गया। वह मुझसे ज्यादा तेज था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह इतनी तेज रफ्तार से अपने पैर कैसे हिलाता होगा, लेकिन यह मेरी समझ से परे था। हालांकि मैं ज्यादा ताकतवर था और मेरा हर कदम उसके 3 कदमों की लंबाई से मेल खाता था, और इसलिए मैं उसके साथ हरे भरे जाल में से उड़ता रहा, उसके साथ साथ, बिना उसके पीछे पीछे। जैसे जैसे मैं भागता गया, मैं इसके रोमांच पर चुपचाप हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। हंसी ने न तो मेरी गति धीमी की और न ही मेरा ध्यान भंग किया। मैं आखिरकार समझ पाया कि एडवर्ड दौड़ते समय पेड़ों से क्यों नहीं टकराता था, एक ऐसा सवाल जो मेरे लिए हमेशा से एक रहस्य रहा था। यह एक अजीबोगरीब अनुभूति थी, गति और स्पष्टता के बीच संतुलन। क्योंकि जब मैं मोटी जेड भूलभुलैया के ऊपर, नीचे और बीच से इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मेरे आसपास की हर चीज़ एक धारीदार हरे रंग के धुंधलेपन में बदल जानी चाहिए थी, तो मैं हर छोटी छोटी झाड़ी की सभी छोटी शाखाओं पर प्रत्येक छोटे पत्ते को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसके पास से मैं गुजरा था। मेरी तेज हवा ने मेरे बालों और फटी हुई पोशाक को मेरे पीछे उड़ा दिया, और हालांकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह मेरी त्वचा पर गर्म महसूस हुई। ठीक वैसे ही जैसे मेरे नंगे तलवों के नीचे खुरदरे जंगल का फर्श मखमल जैसा महसूस नहीं होना चाहिए, और मेरी त्वचा पर जो अंग फड़फड़ा रहे थे, वे पंखों की तरह महसूस नहीं होने चाहिए। जंगल में पहले से कहीं ज्यादा जीवंतता थी, छोटे छोटे जीव, जिनके अस्तित्व के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे आसपास की पत्तियों में भरे हुए थे। हमारे गुजरने के बाद वे सभी चुप हो गए, उनकी सांसें डर से तेज हो गईं। जानवरों ने हमारी गंध के प्रति मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा समझदारी से प्रतिक्रिया की। निश्चित रूप से इसका मुझ पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मैं सांस फूलने का इंतजार करता रहा, लेकिन मेरी सांसें सहजता से आ रही थीं। मैं अपनी मांसपेशियों में जलन शुरू होने का इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने कदमों के अभ्यस्त होता गया, मेरी ताकत बढ़ती गई। मेरी छलांगें लंबी होती गईं, और जल्द ही वह मेरे साथ चलने की कोशिश करने लगा। जब मैंने उसे पीछे गिरते हुए सुना, तो मैं फिर से खुशी से हंस पड़ा। मेरे नंगे पैर अब इतनी कम बार जमीन को छूते थे कि ऐसा लगता था कि मैं दौड़ने से ज्यादा उड़ रहा हूँ। उसने सूखी आवाज में बेलियाल पुकारा, उसकी आवाज भी सुस्त थी। मैं और कुछ नहीं सुन सका, वह रुक गया था। मैंने संक्षेप में विद्रोह पर विचार किया, लेकिन एक आह भरते हुए मैं घूमी और हल्के से उसके पास पहुंची, कुछ 100 गज पीछे। मैंने उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। वह मुस्कुरा रहा था, एक भौं ऊपर उठाए हुए। वह इतना सुंदर था कि मैं बस उसे देखती रह गई। क्या आप देश में ही रहना चाहते थे? उसने हंसते हुए पूछा। या आप आज दोपहर कनाडा जाने की योजना बना रहे थे? ये ठीक है, मैंने सहमति जताते हुए कहा। वह जो कह रहा था उस पर कम और बोलते समय उसके होठों की हरकत पर ज्यादा ध्यान दिया। मेरी नई और मजबूत आंखों में सब कुछ नया था, इसलिए ध्यान भटकना मुश्किल था। हम क्या शिकार कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए पहली बार कुछ आसान होगा। जब मेरी आंखें आसान शब्द पर सिकुड़ गईं तो वह चुप हो गया। लेकिन मैं बहस नहीं करने वाला था, मुझे बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही मैंने अपने गले में सूखी जलन के बारे में सोचना शुरू किया, मैं बस यही सोच सकता था। निश्चित रूप से यह और भी बदतर होता जा रहा था। मेरे मुंह में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डेथ वैली में जून की दोपहर के 4 बजे हों। कहाँ? मैंने अधीरता से पेड़ों को देखते हुए पूछा। अब जब मैंने प्यास पर ध्यान दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि यह मेरे दिमाग में हर दूसरे विचार को दूषित कर रही है, दौड़ने और एडवर्ड के होठों और चुंबन और
जलती हुई प्यास के अधिक सुखद विचारों में रिस रही है। मैं इससे दूर नहीं जा सकता था। 1 मिनट के लिए शांत रहो, उसने हल्के से मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। उसके स्पर्श से मेरी प्यास की तीव्रता क्षण भर के लिए कम हो गई। अब अपनी आंखें बंद करो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैंने उसकी बात मानी तो उसने अपने हाथ मेरे चेहरे पर उठाए, मेरे गालों को सहलाया। मैंने अपनी सांसों की गति को महसूस किया और फिर से थोड़ी देर के लिए उस शर्मिंदगी का इंतजार किया जो आने वाली नहीं थी। सुनो, एडवर्ड ने निर्देश दिया। तुम क्या सुन रहे हो? मैं जो कुछ भी कह सकता था वह सब कुछ कह सकता था। उसकी बेहतरीन आवाज़, उसकी सांसें, बोलते समय उसके होंठ आपस में टकराना, पेड़ों की चोटियों पर अपने पंख संवारते पक्षियों की फुसफुसाहट, उनकी फड़फड़ाती हुई धड़कनें, मेपल के पत्तों का आपस में टकराना, निकटतम पेड़ की छाल पर एक लंबी कतार में एक दूसरे का पीछा करती हुई चींटियों की हल्की क्लिकिंग। लेकिन मैं जानता था कि उसका मतलब कुछ खास था, इसलिए मैंने अपने कानों को बाहर की ओर घुमाया, जीवन की उस छोटी सी गुनगुनाहट से अलग कुछ खोजने की कोशिश की जो मुझे घेरे हुए थी। हमारे पास एक खुली जगह थी जहां खुली घास के पार हवा की आवाज़ अलग थी और एक छोटी सी नदी जिसका तल चट्टानी था। और वहां, पानी के शोर के पास, लपलपाती जीभों की छपाक, भारी दिलों की तेज धड़कन, खून की मोटी धाराएं बह रही थीं। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गले के दोनों ओर का हिस्सा बंद हो गया हो। नाले के पास, उत्तर पूर्व की ओर। मैंने पूछा, मेरी आंखें अभी भी बंद थीं। हाँ, उसका स्वर स्वीकृतिपूर्ण था। अब फिर से हवा का इंतजार करो और तुम्हें क्या गंध आ रही है? ज्यादातर उसे उसकी अजीब शहद, बकाइन और सूरज की खुशबू, लेकिन साथ ही सड़ांध और काई की समृद्ध, मिट्टी की गंध, सदाबहार में राल, पेड़ की जड़ों के नीचे दुबके हुए छोटे कृंतकों की गर्म, लगभग अखरोट जैसी सुगंध। और फिर से हाथ बढ़ाते हुए पानी की साफ गंध जो मेरी प्यास के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से अप्रिय थी। मैंने पानी की ओर ध्यान केंद्रित किया और उस गंध को पाया जो शायद लहरों की आवाज़ और तेज दिल के साथ चली गई होगी। एक और गर्म गंध, समृद्ध और तीखी, दूसरों की तुलना में मजबूत, और फिर भी लगभग नाले की तरह अप्रिय। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी। वह हंसा और बोला, मुझे पता है कि इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगता है। 3, मैंने अनुमान लगाया। 5, उनके पीछे पेड़ों पर 2 और हैं। अब क्या करूं? उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। क्या करने का मन कर रहा है? मैंने इस बारे में सोचा। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं, जबकि मैं सुन रहा था और खुशबू में सांस ले रहा था। प्यास के एक और झोंके ने मेरी चेतना पर आक्रमण किया, और अचानक गर्म, तीखी गंध इतनी आपत्तिजनक नहीं थी। कम से कम यह मेरे सूखे मुंह में कुछ गर्म और गीला तो होगा। मेरी आंखें खुल गईं। इसके बारे में मत सोचो, उसने सुझाव दिया और मेरे चेहरे से अपने हाथ हटा लिए और एक कदम पीछे हट गया। बस अपने हिसाब से चलो। वृत्ति। मैंने खुद को खुशबू के साथ बहने दिया। अपनी हरकतों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि मैं ढलान से नीचे सनकरे घास के मैदान की ओर जा रहा था, जहां से नदी बह रही थी। पेड़ों के फर्न किनारे किनारे पर झिझकते हुए मेरा शरीर अपने आप आगे की ओर झुक गया। मैं एक बड़े हिरन को देख सकता था, जिसके सिर पर 2 दर्जन सींग थे, जो नदी के किनारे पर था, और 4 अन्य की छायादार आकृतियां जंगल में पूर्व की ओर इत्मीनान से गति से जा रही थीं। मैंने खुद को नर की खुशबू के इर्द गिर्द केंद्रित कर लिया, उसकी झबरा गर्दन में, वह गर्म जगह जहां सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। सिर्फ 30 गज की दूरी पर 2 या 3 छलांगों के बीच। मैंने पहली छलांग के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जैसे जैसे मेरी मांसपेशियां तैयारी में जुटती गईं, हवा का रुख बदलता गया, अब और तेज और दक्षिण से बहने लगा। मैंने सोचना बंद नहीं किया, पेड़ों से निकलकर अपनी मूल योजना के लंबवत रास्ते पर आगे बढ़ा, जंगल में एल्क को डराता हुआ, एक नई खुशबू के पीछे भागता हुआ जो इतनी आकर्षक थी कि कोई विकल्प नहीं था। यह अनिवार्य था। खुशबू ने पूरी तरह से राज किया। मैं इसे खोजते हुए एकाग्रचित था, केवल प्यास और गंध के बारे में जानता था जो इसे बुझाने का वादा करती थी। प्यास बढ़ती जा रही थी,
इतनी दर्दनाक कि इसने मेरे सभी अन्य विचारों को भ्रमित कर दिया और मुझे अपनी नसों में जहर की जलन की याद दिलाना शुरू कर दिया। अब केवल एक ही चीज थी जो मेरे ध्यान को भेदने में सक्षम थी, एक ऐसी सहज प्रवृत्ति जो आग को बुझाने की जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली और बुनियादी थी। वह थी खतरे से खुद को बचाने की सहज प्रवृत्ति, आत्म संरक्षण। मैं अचानक इस तथ्य के प्रति सचेत हो गया कि मेरा पीछा किया जा रहा है। उस अप्रतिरोध्य गंध की खींचतान ने मेरे शिकार की रक्षा करने के आवेग के साथ युद्ध किया। मेरे सीने में ध्वनि का बुलबुला बन गया, मेरे होंठ अपने आप पीछे हट गए और चेतावनी में मेरे दांत बाहर आ गए। मेरे पैर धीमे हो गए, अपनी पीठ की रक्षा करने की आवश्यकता मेरी प्यास बुझाने की इच्छा के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। और फिर मैंने सुना कि मेरा पीछा करने वाला आगे बढ़ रहा है और बचाव जीत गया। जैसे ही मैं घूमा, बढ़ती हुई आवाज मेरे गले से होकर बाहर निकल गई। मेरे मुंह से निकली जंगली गुर्राहट इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं चौंक गया। इसने मुझे बेचैन कर दिया और एक पल के लिए मेरे दिमाग को शांत कर दिया। प्यास से प्रेरित धुंध छंट गई, हालांकि प्यास अभी भी जल रही थी। हवा बदल गई, गीली मिट्टी और आती हुई बारिश की गंध मेरे चेहरे पर आ गई, जिससे मैं दूसरी गंध की तीखी गंध से मुक्त हो गया, जो इतनी स्वादिष्ट थी कि वह केवल मानवीय ही हो सकती थी। एडवर्ड कुछ फीट दूर झिझक रहा था, उसकी बाहें ऊपर उठी हुई थी मानो वह मुझे गले लगाना चाहता हो या मुझे वापस खींचना चाहता हो। उसका चेहरा सावधान और सतर्क था जबकि मैं डरी हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस पर हमला करने वाला था। एक जोरदार झटके के साथ मैं अपनी रक्षात्मक मुद्रा से सीधा हुआ। मैंने अपनी सांस रोक ली और फिर से ध्यान केंद्रित किया। दक्षिण से आ रही खुशबू की शक्ति से डर रहा था। वह मेरे चेहरे पर विवेक लौटता देख सकता था और उसने अपनी बाहें नीचे करते हुए मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। मुझे यहाँ से भागना होगा, मैंने अपनी बची हुई सांस का उपयोग करते हुए दांतों से कहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। क्या तुम जा सकते हो? मेरे पास उससे पूछने का समय नहीं था कि उसका क्या मतलब था। मुझे पता था कि स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता तभी तक रहेगी जब तक मैं खुद को सोचने से रोक पाऊंगा। मैं फिर से दौड़ने लगा, सीधे उत्तर की ओर दौड़ता हुआ, पूरी तरह से संवेदी अभाव की असहज भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो हवा की कमी के लिए मेरे शरीर की एकमात्र प्रतिक्रिया थी। मेरा एकमात्र लक्ष्य दूर तक दौड़ना था, इतनी दूर कि मेरे पीछे की खुशबू पूरी तरह से खो जाएगी। ढूंढना असंभव है, भले ही मैं अपना मन बदल लूं। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन इस बार मैं समझदार था। मैंने सांस लेने की अपनी प्रवृत्ति से संघर्ष किया, हवा में मौजूद स्वादों का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह एडवर्ड ही है। मुझे ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं करना पड़ा, हालांकि मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। पेड़ों के बीच से सीधे रास्ते से धूमकेतु की तरह उड़ रहा था। एडवर्ड ने कुछ ही मिनटों में मुझे पकड़ लिया। मेरे मन में एक नया विचार आया और मैं वहीं रुक गया, मेरे पैर जमीन पर जम गए। मुझे यकीन था कि यहाँ सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी सांस रोक ली ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। एडवर्ड मेरे पास से गुजरा, मेरी अचानक हुई हरकत से हैरान था। वह घूमा और एक सेकंड में मेरे पास आ गया। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अभी भी सदमे का भाव हावी था। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। तुमने मुझे पहले भी तुम्हें हराने दिया है न? मैंने उसके सवाल को अनदेखा करते हुए पूछा, और मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जब मैंने अपना मुंह खोला तो मुझे हवा का स्वाद महसूस हुआ। अब हवा में प्रदूषण नहीं था और मेरी प्यास बुझाने वाली खुशबू का कोई निशान नहीं था। मैंने सावधानी से सांस ली। उसने अपना सिर हिलाया और कंधे उचकाए और ध्यान भटकाने से इनकार कर दिया। बेला, तुमने ये कैसे किया? भाग जाओ। मैंने अपनी सांस रोक ली। लेकिन तुमने शिकार करना कैसे बंद कर दिया? जब तुम मेरे पीछे आए, मुझे इसके लिए बहुत खेद है। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो बहुत लापरवाह था। मुझे लगा कि कोई भी पगडंडी से इतनी दूर नहीं होगा, लेकिन मुझे पहले जांच कर लेनी चाहिए थी। कितनी बेवकूफ़ी भरी गलती।
तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो आप पर गुर्राहट की थी। मैं अभी भी भयभीत था कि मैं शारीरिक रूप से ऐसी ईशनिंदा करने में सक्षम था। बेशक तुमने ऐसा किया, ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा कि तुम कैसे भाग गए। मैं और क्या कर सकता था? मैंने पूछा। उसके रवैये से मैं उलझन में पड़ गया कि वह क्या चाहता था। हो सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूँ। उसने मुझे चौंका दिया, अचानक जोर से हंसने लगा, अपना सिर पीछे फेंका और उसकी आवाज़ पैरों से टकराने लगी। आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो? वह तुरंत रुक गया और मैं देख सकता था कि वो पुनः सावधान हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा, इसे नियंत्रण में रखो। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जैसे मैं पिशाच नहीं बल्कि एक युवा वेयरवुल्फ हूँ। मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, बेला। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं सदमे में हूँ। और मैं सदमे में हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से चकित हूँ। क्यों? आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको इतना तर्कसंगत नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ खड़े होकर मेरे साथ शांति और धैर्य से इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और इन सब से भी बढ़कर आपको अपने नियम तोड़ने नहीं चाहिए थे। हवा में मानव रक्त की गंध के साथ शिकार के बीच में ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि परिपक्व पिशाचों को भी इससे परेशानी होती है। हम हमेशा इस बात को लेकर बहुत सावधान रहते हैं कि हम कहाँ शिकार कर रहे हैं ताकि खुद को प्रलोभन के रास्ते में न डालें। बेला, तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे तुम दिनों की नहीं बल्कि दशकों पुरानी हो। ओह, लेकिन मुझे पता था कि यह मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं इतना सतर्क था। मुझे उम्मीद थी कि यह मुश्किल होगा। उसने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मैं सिर्फ एक पल के लिए तुम्हारे मन की बात जानने के लिए क्या कुछ नहीं करूँगा। बहुत शक्तिशाली भावनाएं। मैं प्यास के लिए तैयार थी, लेकिन इसके लिए नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि जब उसने मुझे छुआ तो यह वैसा नहीं होगा। खैर, सच कहूँ तो ये वैसा नहीं था। यह अधिक मजबूत था। मैं उसके चेहरे की सतह को छूने के लिए आगे बढ़ा, मेरी उंगलियां उसके होठों पर टिकी रहीं। मैंने सोचा था कि मैं लंबे समय तक ऐसा महसूस नहीं करूंगी। मेरी अनिश्चितता ने शब्दों को एक प्रश्न बना दिया। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ। वह आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। तुम इस पर ध्यान कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हें असहनीय प्यास नहीं लगी है? अब जब उन्होंने यह मुद्दा फिर उठाया है तो मैं निश्चित रूप से चिंतित था। मैंने निगलने की कोशिश की और फिर आह भरी, अपनी आंखें बंद कर ली जैसे मैंने पहले किया था ताकि मैं ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैंने अपनी इंद्रियों को अपने चारों ओर घूमने दिया, इस बार स्वादिष्ट वर्जित गंध के एक और हमले के मामले में तनाव में था। एडवर्ड ने अपने हाथ नीचे कर लिए, सांस भी नहीं ली, जबकि मैं दूर दूर तक हरियाली के जाल में सुनता रहा, सुगंधों और ध्वनियों के बीच से कुछ ऐसा ढूंढता रहा जो मेरी प्यास को पूरी तरह से दूर न कर सके। कुछ अलग होने का संकेत था, पूर्व की ओर एक हल्का सा रास्ता। मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी तेज इंद्रियों पर था क्योंकि मैं मुड़ा और चुपचाप पूर्व की ओर भागा। जमीन लगभग एक ही बार में ऊपर की ओर ढलानदार हो गई और मैं शिकार की मुद्रा में, जमीन के करीब, पेड़ों पर चढ़ते हुए भागा, जब यह आसान था। मैंने एडवर्ड को सुनने के बजाय महसूस किया, जो मेरे साथ था, जंगल के बीच से चुपचाप बह रहा था, मुझे आगे बढ़ने दे रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, वनस्पति कम होती गई, राल और राल की गंध और भी तेज होती गई, साथ ही जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, वह भी तेज होता गया। यह एक गर्म गंध थी, एल्क की गंध से ज्यादा तीखी और ज्यादा आकर्षक। कुछ सेकंड और आगे बढ़ने पर मुझे पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो खुरों की आवाज़ से कहीं ज्यादा सूक्ष्म थी। आवाज़ जमीन पर नहीं बल्कि शाखाओं में ऊपर थी। मैं भी अपने आप शाखाओं में घुस गया और रणनीतिक रूप से ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। एक ऊंचे सिल्वर फिर के आधे रास्ते पर। अब मेरे नीचे चुपके से पंजों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, खुशबू बहुत करीब थी। मेरी आंखों ने आवाज़ के साथ जुड़ी हरकत को पहचान लिया और मैंने देखा कि बड़ी बिल्ली की भूरी खाल मेरे बसेरे के ठीक नीचे और बाईं ओर स्प्रूस की चौड़ी शाखा पर सरक रही थी।
वह मेरे वजन से 4 गुना बड़ा था। उसकी आंखें नीचे की जमीन पर टिकी हुई थीं, बिल्ली भी शिकार कर रही थी। मुझे पेड़ के नीचे झाड़ियों में दुबकी हुई मेरे शिकार की खुशबू के बगल में कुछ छोटी, बेस्वाद चीज की गंध आई। शेर की पूंछ झटके से हिल रही थी क्योंकि वह उछलने के लिए तैयार था। मैं एक हल्की छलांग के साथ हवा में उड़ता हुआ शेर की शाखा पर उतरा। उसने जंगल की थरथराहट महसूस की और आश्चर्य और विरोध से चीखते हुए घूम गया। उसने हमारे बीच की जगह को अपने पंजे से पांव से बनाया। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। प्यास से व्याकुल, मैंने उसके खुले हुए नुकीले दांतों और नुकीले पंजों को नजरअंदाज कर दिया और उस पर झपटा, जिससे हम दोनों जंगल की जमीन पर गिर पड़े। यह कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। उसके खुरचने वाले पंजे मेरी त्वचा पर पड़ने वाले सभी प्रभावों के लिए उंगलियों को सहला रहे थे। उसके दांत मेरे कंधे या गले पर कोई पकड़ नहीं बना पा रहे थे। उसका वजन कुछ भी नहीं था। मेरे दांतों ने अचूक रूप से उसके गले की तलाश की और उसकी सहज प्रतिरोध क्षमता मेरी ताकत के सामने दयनीय रूप से कमजोर थी। मेरे जबड़े आसानी से उस सटीक बिंदु पर बंद हो गए जहां गर्मी का प्रवाह केंद्रित था। यह मक्खन काटने जैसा आसान था। मेरे दांत स्टील के उस्तरे थे, वे फर और चर्बी और नसों को ऐसे काटते थे जैसे वे वहां हों ही नहीं। स्वाद तो ठीक नहीं था, लेकिन खून गर्म और गीला था और जब मैं जल्दी जल्दी पी रहा था, तो यह मेरी प्यास को शांत कर रहा था। बिल्ली की हरकतें और भी कमजोर होती जा रही थीं और उसकी चीखें एक गुर्राहट के साथ बंद हो रही थीं। खून की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों और पैरों की उंगलियों तक को गर्म कर रही थी। शेर का मांस मुझसे पहले ही खत्म हो चुका था। जब उसका मांस सूख गया तो प्यास फिर भड़क उठी और मैंने घृणा से उसके शव को अपने शरीर से अलग कर दिया। इतना सब होने के बाद भी मैं प्यासा कैसे रह सकता था? मैंने एक ही झटके में खुद को सीधा कर लिया। खड़े होने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई हूँ। मैंने अपने चेहरे को अपनी बांह के पीछे पोंछा और ग्रास को ठीक करने की कोशिश की। मेरी त्वचा पर इतने अप्रभावी पंजे पतले साटन के साथ अधिक सफल हो गए थे। एडवर्ड ने कहा। मैंने देखा कि वह एक पेड़ के तने पर आराम से झुका हुआ था और चेहरे पर एक विचारशील भाव लिए मुझे देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता था। मैं गंदगी से लथपथ था, मेरे बाल उलझे हुए थे, मेरी पोशाक खून से सनी हुई थी और फटी हुई लटक रही थी। एडवर्ड शिकार की यात्रा से इस तरह से घर नहीं आया था। तुमने बिल्कुल ठीक किया, उसने मुझे आश्वस्त किया। बस इतना ही। मेरे लिए इसे देखना जितना मुश्किल होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। मैं भ्रमित होकर अपनी भौहें ऊपर उठाने लगा। उन्होंने बताया, यह आम बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको शेरों से कुश्ती लड़ने का मौका मिलता है। मुझे पूरे समय चिंता का दौरा पड़ता रहा। नासमझ, मुझे पता है, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। फिर भी मुझे आपकी पोशाक में किए गए सुधार पसंद हैं। अगर मैं शर्मा सकता तो शर्माता। मैंने विषय बदल दिया। मैं अभी भी प्यासा क्यों हूँ? क्योंकि तुम युवा हो। मैंने आह भरी, और मुझे नहीं लगता कि आसपास कोई और पहाड़ी शेर भी है। हालांकि हिरन बहुत हैं। मैंने मुंह बनाया, इनकी गंध अच्छी नहीं है। उन्होंने बताया, शाकाहारी, मांसाहारी जानवरों की गंध इंसानों जैसी होती है। इतना तो इंसानों जैसा नहीं, मैंने असहमति जताते हुए कहा, याद ना करने की कोशिश करते हुए। हम वापस जा सकते हैं, उन्होंने गंभीरता से कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिढ़ाने वाली चमक थी। जो भी हो, अगर वे पुरुष होते, तो शायद उन्हें मौत से भी कोई ऐतराज नहीं होता, अगर तुम ही उसे मौत के घाट उतारती। उसकी नज़र फिर से मेरी फटी हुई ड्रेस पर पड़ी। दरअसल, तुम्हें देखते ही उन्हें लगेगा कि वे मर चुके हैं और स्वर्ग चले गए हैं। मैंने आंखें घुमाई और नाक भान सिकुड़ी। चलो कुछ बदबूदार, शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। जब हम घर की ओर वापस भाग रहे थे, तो हमें खच्चर हिरणों का एक बड़ा झुंड मिला। अब जब मुझे इसकी आदत हो गई थी, तो उसने मेरे साथ मिलकर शिकार किया। मैंने एक बड़े हिरन को मार गिराया, जिससे लगभग उतनी ही गड़बड़ हुई जितनी मैंने शेर के साथ की थी।
मेरे पहले हिरण को मारने से पहले ही उसने 2 हिरणों को मार गिराया। एक भी बाल बिखरा नहीं, उसकी सफ़ेद शर्ट पर एक भी दाग नहीं। हमने बिखरे और डरे हुए झुंड का पीछा किया, लेकिन फिर से भोजन करने के बजाय इस बार मैंने ध्यान से देखा कि वो इतनी सफाई से शिकार कैसे कर पा रहा है। जितनी बार मैंने चाहा कि एडवर्ड को शिकार करते समय मुझे पीछे न छोड़ना पड़े, मैं मन ही मन थोड़ी राहत महसूस करती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये देखना डरावना होगा, भयानक। उसे शिकार करते हुए देखना आखिरकार मुझे एक पिशाच जैसा लगेगा। बेशक यह मेरे नज़रिए से बहुत अलग था, क्योंकि मैं खुद एक पिशाच हूँ। लेकिन मुझे संदेह था कि मेरी मानवीय आंखें भी यहाँ की खूबसूरती को नहीं देख पाती। एडवर्ड को शिकार करते देखना आश्चर्यजनक रूप से कामुक अनुभव था। उसका चिकना झटका सांप के घुमावदार प्रहार की तरह था। उसके हाथ इतने पक्के, इतने मजबूत, इतने पूरी तरह से अचूक थे। उसके भरे हुए होंठ एकदम सही थे, जैसे वे उसके चमकते हुए दांतों पर खूबसूरती से फैले हुए थे। वह शानदार था। मुझे गर्व और इच्छा दोनों का अचानक झटका लगा। वह मेरा था, अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता था। मैं इतनी मजबूत थी कि मैं उससे अलग नहीं हो सकती थी। वह बहुत तेज था। वह मेरी ओर मुड़ा और मेरे चेहरे पर खुशी के भाव देखकर उत्सुकता से देखने लगा। अब प्यास नहीं लगती? उसने पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। तुमने मेरा ध्यान भटका दिया। तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। सदियों का अभ्यास। वह मुस्कुराया। उसकी आंखें अब शहद के सुनहरे रंग की एक अजीब सी प्यारी छाया थीं। सिर्फ एक। मैंने उसे सुधारा। वह हंसा। क्या आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हो गया, या तुम आगे पढ़ना जारी रखना चाहते हो? मुझे लगता है कि हो गया। मुझे बहुत भरा हुआ, कुछ हद तक नशीला, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे शरीर में कितना और तरल पदार्थ समा पाएगा, लेकिन मेरे गले में जलन सिर्फ दबी हुई थी। फिर भी मुझे पता था कि प्यास इस जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, और इसके लायक। मुझे लगा कि मैं नियंत्रण में हूँ। शायद मेरी सुरक्षा की भावना झूठी थी, लेकिन आज किसी को न मारने के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं पूरी तरह से मानव अजनबियों का विरोध कर सकता हूँ, तो क्या मैं उस वेयरवुल्फ और आधे पिशाच बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगा जिसे मैं प्यार करता था? मैं रनस्मी को देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। अब जब मेरी प्यास शांत हो गई थी, अगर कुछ भी मिटने के करीब नहीं था, तो मेरी पिछली चिंताओं को भूलना मुश्किल था। मैं उस अजनबी को, जो मेरी बेटी थी, उस प्राणी के साथ मिलाना चाहता था जिसे मैंने 3 दिन पहले प्यार किया था। ये था। कितना अजीब, कितना गलत है कि वो अभी भी मेरे अंदर नहीं है। अचानक मुझे खालीपन और बेचैनी महसूस हुई। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे थामा, और उसकी त्वचा पहले से ज्यादा गर्म महसूस हुई। उसका गाल हल्का लाल हो गया था। उसकी आंखों के नीचे की परछाइयां लगभग गायब हो गई थीं। मैं उसके चेहरे को बार बार सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं ये भूल ही गई थी कि मैं अपने अनुरोध के जवाब का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं उसकी चमकती सुनहरी आंखों में देख रही थी। ये लगभग उतना ही कठिन था जितना कि मानव रक्त की गंध से मुंह मोड़ना था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने दिमाग में सावधानी बरतने की जरूरत को मजबूती से बनाए रखा और अपने पैरों पर खड़े होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से। वह अपनी हरकतों में इतना संकोची नहीं था। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसने मुझे अपने शरीर से कसकर जकड़ लिया था। उसके होंठ मेरे होंठों पर दब गए, लेकिन वे नर्म महसूस हुए। मेरे होंठ अब उसके होंठों के चारों ओर नहीं टिके, वे अपने आप ही स्थिर हो गए। पहले की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा, उसके होंठ, उसके हाथ, मेरी चिकनी, सख्त त्वचा से होते हुए मेरी नई हड्डियों में समा रहे थे, मेरे शरीर के बहुत अंदर तक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतना प्यार कर सकती हूँ जितना मैंने किया था। मेरा बूढ़ा मन इतना प्यार सहने में सक्षम नहीं था। मेरा बूढ़ा दिल इतना सहन करने में सक्षम नहीं था। शायद यह मेरा वह हिस्सा था जिसे मैंने अपने नए जीवन में और भी तीव्र बनाने के लिए आगे लाया था। कार्लिसल की करुणा और एस्मे की भक्ति की तरह। मैं शायद कभी भी एडवर्ड, एलिस और जेस्पर की तरह कुछ भी दिलचस्प या खास नहीं कर पाऊंगा।
शायद मैं एडवर्ड से दुनिया के इतिहास में किसी और से ज्यादा प्यार करूंगा। उसके साथ रहा जा सकता है। पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। 45। मुझे याद है कि मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाई थीं, उसकी छाती के तल को छुआ था, लेकिन अन्य हिस्से बहुत नए थे। वह नया था। एडवर्ड का मुझे इतनी बेखौफ, इतनी ताकत से चूमना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। मैंने उसकी तीव्रता का जवाब दिया और फिर अचानक हम गिरने लगे। उफ, मैंने कहा, और वह मेरे नीचे हंसा। मेरा इरादा तुम्हें इस तरह से परेशान करने का नहीं था। क्या तुम ठीक हो? उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। ठीक से, थोड़ा बेहतर, और फिर उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। रनस्मी, उसने अनिश्चितता से पूछा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि मैं इस पल में सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ। जवाब देना बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि मैं एक ही समय में बहुत सी चीजें चाहता था। मैं बता सकता था कि वो हमारी वापसी यात्रा को टालने के बिल्कुल खिलाफ नहीं था, और उसके अलावा और कुछ सोचना मुश्किल था, क्योंकि मेरी त्वचा पर वास्तव में पोशाक का इतना हिस्सा बचा ही नहीं था। लेकिन रनस्मी की मेरी यादें, उसके जन्म से पहले और बाद में, मेरे लिए और अधिक स्वप्निल होती जा रही थीं। और भी अधिक असंभव। उसकी सभी यादें मानवीय यादें थीं, उनमें कृत्रिमता की आभा चिपकी हुई थी। ऐसा कुछ भी वास्तविक नहीं लगता था जिसे मैंने इन आंखों से न देखा हो, इन हाथों से न छुआ हो। हर मिनट उस छोटे अजनबी की वास्तविकता और दूर होती जा रही थी। रनस्मी, मैंने दुखी मन से सहमति जताई और उसे अपने साथ खींचते हुए अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई।